इस तरह क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो सेफली ट्रेवल कर जाता है दो डिवाइसेस के दरमियान, यानी कोई तीसरा बंदा हमारे मैसेज को देख नहीं सकता। अब इसके बाद आते हैं इंटरप्ट्स। ठीक है, अब ये जो इंटरप्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सारे कंपोनेंट से। क्यों? क्योंकि जो हमारे टास्क है ना, जो हमने परफॉर्म करने हैं, उनकी प्रायोरिटी जो है ना, ये सिलेक्ट करता है। ये उस वक्त जनरेट होता है जिस वक्त हमारे पास कोई सीपीयू किसी काम को ना रिफ्यूज कर देता है करने से। रिफ्यूज करने से मुराद यानी वो कहता है मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, मैं पहले ये कर लूँ, फिर ये बाद में आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारा सीपीयू मल्टीटास्कर है, उसने एक टाइम में डबल काम करने होते हैं। तो मल्टी कोर कंप्यूटर तो इजीली कर लेंगे ये काम, लेकिन जो सिंगल कोर कंप्यूटर होता है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा होता है, उसके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि वो देखे कि उसने कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। तो कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिसमें ये चीज स्टोर कर दी जाती है कि ये काम पहले होगा, ये काम बाद में। किस तरह से कि ये अगर आपका टेबल है ना, तो ये समझ ले कि इस वाले कॉलम के अंदर ना कुछ एड्रेसेस स्टोर होते हैं। जो टास्क हमने परफॉर्म करना ना, यानी टास्क 1 है, टास्क 2 है या टास्क 3 है, जहां जहां हमने परफॉर्म करना ना, उसके एड्रेसेस इस पूरे कॉलम में होंगे। और इस कॉलम में क्या होगा, उनकी प्रायोरिटी लिखी होगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना। तो जब भी हमारे पास कोई नया टास्क आएगा ना, वो ये देखेगा सीपीयू हमारा कि अगर मेरे पास ये टास्क इस प्रायोरिटी पे पड़ा है, तो उसे कहेगा कि आप वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, जैसे अब आप कोई एक काम कर रहे हो और साथ ही आप दूसरा काम कर रहे हो, यानी दो मैसेजेस एक टाइम पर सेंड करते हो, तो क्या आपके दोनों मैसेजेस इकट्ठे चले जाते हैं? ऐसा होता है ना कि पहले एक लोड होता है, फिर दूसरा बाद में लोड होता है। वो भी यही चीज है कि प्रायोरिटी जो सी है ना, वो एग्जिस्ट वहां पर कर रही होती है। तो इंटरप्ट बेसिकली यही होता है कि जो इवेंट्स होते हैं ना, वो टेम्परेली रुक जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। सीपीयू इन अर्जेंट टास्क को पहले हैंडल करता है और बाकी के टास्क को बाद में करता है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो छोड़ के दूसरे को करना पहले शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो उसको छोड़ के पहला जो नया काम आया होता है उसे करना स्टार्ट कर देता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मैं इसे पहले कर लेता हूँ। इसके अलावा क्या लिखा है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटरप्ट, जब इंटरप्ट पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल रिटर्न कर जाता है इंटरप्टेड टास्क पे। एक टास्क था आपके पास, सीपीयू ने देखा कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे पास नया काम आया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने इसको लेफ्ट किया और कहाँ चला गया, उस टास्क के पास जो उसने परफॉर्म करना है, जो हाई प्रायोरिटी का था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, अपने पुराने टास्क के पास वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट चीज प्रोसेसिंग में आएगी, वो ये है कि कैशे और रजिस्टर मेमोरी। जैसे कि हमारे पास हमने ये देखा था कि रजिस्टर से कैशे मेमोरी आई थी, और कैशे मेमोरी से फर्दर हमारे पास सिस्टम क्लॉक के जरिए हम एएलयू में क्या कर रहे थे, प्रोसेसिंग कर रहे थे अपने काम की। तो एएलयू दोबारा जब काम प्रोसेस कर लेगा, डिकोड कर देगा, तो उसने डाटा पहले कहाँ पर भेजना है, कैशे को। कैशे मेमोरी ने फर्दर कहाँ पहले भेजना है, रजिस्टर को। और रजिस्टर ने फिर फर्दर कहाँ भेजना है, आगे रैम को, यानी सीपीयू से बाहर निकल जाएगा। तो ये देखें आप, वही सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में आ रहा था डाटा उसी सीक्वेंस में जा रहा है। जिस सीक्वेंस में इनपुट हो रही थी उसी सीक्वेंस में आउटपुट हो रही है। यानी जो हमारे पास ये देखें, रजिस्टर पहले था और कैशे बाद में था। यहाँ पर कैशे पहले और रजिस्टर बाद में है। क्यों? क्योंकि ये देखें सीक्वेंस यहाँ पर जो ऐसे ना, वो यहाँ इस तरह उल्टा हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। ये नहीं है कि आप ये कह दो कि रैम पहले आएगी और फिर रजिस्टर आएगा और फिर कैशे आएगा। नहीं, जिस तरह से अंदर आ रहा था उसी तरह से रजिस्टर कैशे एएलयू, एएलयू कैशे रजिस्टर, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है और इसी सीक्वेंस में काम होता है। इसी वजह से इसे हम पूरा आर्किटेक्चर कहते हैं। ये पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब जो बाद में प्रोसेसिंग की जाती है। डाटा पूरा होने के बाद थोड़ा सा उसको बाद में मजीद प्रोसेस करने की जरूरत होती है, यानी आउटपुट निकल भी आई है ना हमारी, तो वो आउटपुट कहीं जाया ना हो जाए, तो उसे फर्दर वो कहाँ रजिस्टर और कैशे में थोड़ा स्टोर कर लेते हैं टेम्परेरीली, जब तक वो आउटपुट स्क्रीन पर पूरा शो नहीं हो जाता। ठीक है,
अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास इनपुट ऑपरेशन भी हो चुका है और हमने प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। अब हमारे पास आते हैं आउटपुट ऑपरेशंस। अब आउटपुट ऑपरेशंस में देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है। जब हमने इनपुट ऑपरेशन पढ़ा था तो हमने रजिस्टर को सबसे एंड पर देखा था, ऐसे ही था ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो रजिस्टर सबसे पहले आ रहा है। रजिस्टर क्या करेगा, प्रोसेस्ड डेटा को रजिस्टर में स्टोर करेगा टेम्परेरीली, ठीक है। यानी ये सिर्फ उस वक्त तक होल्ड करेगा जब तक कि वो फर्दर डिवाइस ड्राइवर और कंट्रोलर से होते हुए हमारे आउटपुट डिवाइस तक नहीं पहुंच जाता। अब रजिस्टर के बाद हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पर हमने सेकेंड लास्ट नंबर पर पढ़ा था डिवाइस ड्राइवर, और यहाँ अब हमारे पास सेकंड नंबर पर डिवाइस ड्राइवर आ गया, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा हमारे प्रोसेस्ड डाटा को इनटू द फॉर्मेट सूटेबल फॉर द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देखें, जैसे उसने काम बनाया था ना अपना पूरा, जैसे स्टार्ट में इनपुट हमने ली थी और इनपुट ने फर्दर क्या किया था, इनपुट डिवाइसेस से हमारी इनपुट कहाँ गई थी, डिवाइस कंट्रोलर पर। डिवाइस कंट्रोलर ने उसको होल्ड किया था और डिवाइस ड्राइवर के पास इनपुट को भेजा था कि इसे उस चीज में कन्वर्ट कर दो जो कंप्यूटर को समझ आ जाए। तो यहाँ पर भी जो वो हमारे पास आउटपुट आई होगी ना, उस आउटपुट को क्या करेगा, डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस ड्राइवर के पास भेजेगा कि डिवाइस ड्राइवर आप देखो ये जो डाटा ना इसे इसमें कन्वर्ट करो जो कि यूजर को समझ आ जाए। आउटपुट में इस तरह का डाटा हो जो यूजर को समझ आ जाए, यानी जिस तरह का उसने इनपुट किया था वैसे ही उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दो। तो ये डिवाइस ड्राइवर उसे कन्वर्ट कर देगा उसके सूटेबल फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आएगा डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है। डिवाइस कंट्रोलर के पास वापस आना है ना, क्योंकि उसने जब इनकोड कर लेना उसने वापस डिवाइस ड्राइवर को देना है कि ये देखो ये आ गया। तो क्या करेगा, डिवाइस ड्राइवर ट्रांसफर कर देगा डाटा को फ्रॉम द कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइस। तो डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा, कंप्यूटर से लेकर आउटपुट डिवाइस में वो सेंड कर देगा डाटा को, और फिर फाइनली हमारे आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो इनपुट ऑपरेशन में थे, लेकिन उससे उलट है। जिस तरह इनपुट डिवाइसेस थे, फिर डिवाइस कंट्रोलर था, डिवाइस ड्राइवर था और रजिस्टर था। अब रजिस्टर है पहले, फिर डिवाइस ड्राइवर है, फिर डिवाइस कंट्रोलर है और फर्दर आउटपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, रिसीव करके डाटा को फर्दर उसे सिर्फ डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑपरेशन है जो प्रॉपरली परफॉर्म होता रहता है और इसी वे में हम लोग काम करते हैं। मैं आपको वो टेबल दिखा देती हूँ। ये आपके पास एक इमेज है जिसके अंदर मैंने वो सारा कवर किया हुआ है, जिस तरह से हमारी वर्किंग चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो इन 5 कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। इनपुट डिवाइसेस आते हैं, फिर मेमोरी आती है, फिर सीपीयू आती है और फिर आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, और फर्दर यहाँ से आगे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है अभी, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट ऑपरेशन है वो इन दोनों पर, प्रोसेसिंग ऑपरेशन इस पर, और फिर फर्दर आउटपुट ऑपरेशन इन पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है डाटा को, तो हमने तो पीछे बात की थी कि ALU कन्वर्ट करता है डाटा को। ऐसा है कि ये जो है ना डिवाइस ड्राइवर, ये ALU के साथ मिलकर ये काम कर रहा होता है। तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था जी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कितना डाटा आया, इनपुट डिवाइस में यूजर ने डाटा इनपुट किया कीबोर्ड वगैरह के जरिए, ठीक है। वो डाटा जैसे कि समझ ले कि ए आया, ए लेटर किसी ने लिखा है, वो ए लेटर कहाँ जाके स्टोर हुआ, रजिस्टर में। रजिस्टर ने उसे कहाँ स्टोर करवाया, रैम में। रैम ने फर्दर उसे कहाँ लोड कर दिया, सीपीयू में। अब सीपीयू के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले वो रजिस्टर में था डाटा, रजिस्टर ने उसे पास किया कैशे को। कैशे ने सिस्टम क्लॉक की तरफ देखते हुए, जो कि कंट्रोल यूनिट का एक हिस्सा है, उसे ALU के पास मूव करवा दिया। ALU ने क्या काम किया, ALU ने उसके ऊपर प्रोसेसेस और कंपैरिजन और ऑपरेटर्स वगैरह अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद उसको फेच करके डिकोड करके कहाँ भेज दिया, फर्दर रजिस्टर के पास और कैशे के पास। सॉरी, यहाँ नहीं, इसने यहाँ वापस आना है। पहले इनपुट आई, ठीक है। इनपुट आई रजिस्टर से कैशे में, कैशे से कंट्रोल यूनिट में। जैसे ही इनपुट आई तो जो हमारे पास सिस्टम क्लॉक थी ना वो टिक हुई कि कोई इनपुट आई है।
तो उसने ALU को जनरेट कर दी वो इनपुट। ALU ने उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद वापस कहाँ भेज दी, सिस्टम क्लॉक के पास। सिस्टम क्लॉक फिर ठीक हुई कि यहाँ पर फिर कोई आउटपुट आई है, तो ये वापस कहाँ गई, कैशे के पास। कैशे मेमोरी ने इसे रजिस्टर में स्टोर किया। अब रजिस्टर यहाँ से कहाँ जाएगा, फर्दर रैम में जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रैम से CPU में आ रहा था ना, ये यहाँ से यहाँ, इसका मतलब मैंने ये इस तरह से लिखा है, ये रैम से CPU में आ गया। तो अब यहाँ पर CPU से कहाँ फर्दर जाएगा, दोबारा रैम में जाएगा, जो कि यहाँ पर है। रैम ही से दोबारा कहाँ लोड कर देगा, रजिस्टर पे, जो कि हमारे पास यहाँ पर उल्टा प्रोसेस है। जैसे यहाँ रजिस्टर से रैम में आया था ना, यहाँ पर रैम से रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर फर्दर फिर डिवाइस कंट्रोलर ड्राइवर्स के जरिए आउटपुट हमें शो कर देगा और फाइनली हम इसे स्टोर कर सकेंगे। तो आप ये इमेज देख लें, अगर आपको वैसे ना समझ आए तो आप इस इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं, और इस इमेज को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने फाइनल पेपर्स वगैरह में। आई होप इसकी समझ आई होगी। ये आपने सीक्वेंस के साथ याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। इसी का हमसे वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप मुझे सीक्वेंस से बताओ कि किस तरह हमारा डाटा आता है या जाता है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। खैर आप ये इमेज देख लें एक दफ़ा।